हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास के जो महत्वपूर्ण 666 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 131 क्वेश्चन पहले पार्ट में कर लिए हैं। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके उसे पहले देख लें, फिर आप इसे देखें, या फिर आप इसे पूरा देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आरपीएफ और एसएससी जीडी के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो यह है इतिहास के महत्वपूर्ण 666 क्वेश्चन। पहला पार्ट आप देख चुके हैं और दूसरा पार्ट आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, किन्होंने शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया था? तो शिलालेख का प्रचलन जो किया था अशोक ने। अशोक शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया था, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन प्लस लेके चलना है। 131 को 132 माने, क्योंकि गलती से यहाँ पे 131 के बदले 132 के बदले 131 ही लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने कब धम्म स्वीकार किया था? धम्म कब स्वीकार किया था? धम्म एक बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट है जिसको धम्म बोला जाता है। तो अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म भी कहा जा सकता है या अशोक का हृदय परिवर्तन भी कहा जा सकता है। तो ये कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के जो भयावह युद्ध हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई थी, तो उसे देखते हुए और उतनी बड़ी नरसंहार को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह धम्म को स्वीकार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 135, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा था? जो शिलालेख वो लिखते थे तो स्तंभ पे लिखा जाता था, तो सबसे लंबा शिलालेख वाला स्तंभ कौन सा था? तो ये था 7वां। उनका जो 7वां शिलालेख स्तंभ था वो सबसे लंबा था। अगला है, अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? यानी कि अशोक का जो अभिलेख था उसमें अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो ये मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में है। मास्की अभिलेख अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये अलग अलग जगह पे जहां जहां वो जीतते थे वहां वहां वो शिलालेख लिखवाते थे, तो ये अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कलिंग युद्ध का विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक ने अपने शिलालेख 13वें में करवाया था। यानी कि 13वां शिलालेख जो था उसमें कलिंग युद्ध के विजय और उसमें जो क्षति हुई थी जिसे देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, यह शिलालेख 13 में मिलता है। अगला देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किन्होंने करवाया था? तो श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने ही करवाया था। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा स्पीड अप राउंड में चलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना है और इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और पीडीएफ देखने के बाद एक दो बार आप रिवीजन कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप याद इसे जरूर से जरूर कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिला अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किन्होंने किया था? तो ये थे टी फैंथलर। इन्होंने इसे खोजा था सबसे पहले, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए थे। खोज तो लिया था इन्होंने, लेकिन वो किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ था, इस कारण से वो इसे पढ़ नहीं पाए थे। तो पढ़ने का काम किन्होंने किया था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और ये कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। यानी कि आप देख सकते हैं 1750 ईस्वी में खोजा गया था और 1837 ईस्वी में, यानी कि कुल 87 साल लग गए थे इसे पढ़ने में, समझने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी देता है? हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। समुद्रगुप्त जो एक राजा था गुप्त वंश का, उसकी जानकारी ये देता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना की नींव किसने डाली थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ था। दोस्तों, एक वीडियो हमारा
ऑलरेडी अपलोडेड है कि अलग अलग जो वंश हैं उनके संस्थापक कौन थे। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम संस्थापक के साथ साथ उसके जो अंतिम शासक थे वो भी हम अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप वेट करें। साथ ही साथ आप उस वीडियो को भी देख लें, संस्थापक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए आप उसे मिस ना करें और आप उसे देख लें जरूर से जरूर। हमने उसे ट्रिक से बताया है ताकि आप अगर एक या दो बार उसे देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था? तो भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? तो उस समय पुष्यमित्र शुंग थे राजा, तो उन्होंने ही इसे पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? इन्होंने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये सिमुक ने करी थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक। अगला क्वेश्चन है, दशराज युद्ध जो जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, ये कहां पर लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषनी, जिसे वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, तो इसे पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक वीडियो हम और भी लाएंगे जिसमें जो नदी है उसके पुराने नाम और नए नाम इससे रिलेटेड है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप अगर देखना चाहते हैं ये सब वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस आपको और बहुत सारे ट्रिक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो नदियों को, जो पुराने नदी के अभी नए नाम है, उसे ट्रिक से अगर आप याद करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जल्द ही। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये हिंदू यूनानियों ने जारी किया था, सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने। नेक्स्ट है, सोने के सिक्के किन्होंने चलवाया था? तो ये सातवाहन ने, शुद्ध सोने के सिक्के बिना किसी मिलावट के, तो ये सातवाहनों ने चलवाया था। नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किन्होंने चलवाया था? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी हासिल थी। विक्रमादित्य एक उपाधि था जिसे बहुत सारे राजाओं ने, करीब 16 राजाओं ने इसे अपनाया था। तो विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को भी मिला था और इन्होंने ही चांदी का सिक्का सबसे पहले चलवाया था। अगला क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। रुपए सिक्का ये सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ढलवाया था। अगला क्वेश्चन है, किन्होंने आना का सिक्का चलवाया था? जो रुपया आना होता है, आना जो 16, 1 रुपए को अगर हम 16 भाग करेंगे तो वो 1 भाग आना कहलाता है। तो वही चीज है, शाहजहां ने सबसे पहले आना का सिक्का चलाया था। आना, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर शाह ने रुपया शुरू किया था और आना शुरू किया था शाहजहां ने। अगला है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक तो कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस, ये अंग्रेजी नाम है, थोड़ा लग रहा है, लेकिन आपको याद कर लेना है। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कैडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये कुषाण काल में। ये कुषाण का काल था, बहुत लंबा समय लगा था। कोई एक राजा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बनाने में 1 या 2 से ज्यादा राजाओं का समय लग गया था। तो खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में इसीलिए याद रखा जाता है कि कुषाण काल में बनवाया गया था। अगर आप एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर आप हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें इन सब क्वेश्चंस की डिटेल में जानकारी, जो कि एक क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन बन जाएंगे, उतने डिटेल आपको करवाएंगे। तो वो आपको बाद में मिलेगा। अभी एसएससी जीडी के लिए चल रहा है और आरपीएफ के लिए जिसके एग्जाम शुरू हो गए हैं, जाकि काफी लंबा चलने वाला है, तो ये सब के लिए। साथ ही सीबीटी 2 में अगर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो यहीं से बनेंगे, श्योर शॉर्ट आप गारंटी रख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क। नेक्स्ट है, कनिष्क की पहली राजधानी कहां थी? तो कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की दूसरी राजधानी, तो इनकी दूसरी राजधानी मथुरा में थी। दूसरी राजधानी थी कहां? मथुरा में। नेक्स्ट है, शक संवत किन्होंने चलाया था? तो शक संवत चलाया था कनिष्क ने, और ये चलाया था 78 ईस्वी को। 78 ईस्वी को इन्होंने शक संवत चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों का निर्माण किनके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये भी कुषाण काल में ही शुरू हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का निर्माण किसके काल में शुरू हुआ था? तो ये गुप्त काल में शुरू हुआ था। गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। चोल वंश के शासनकाल में।
अगला क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? तो दशमलव प्रणाली का जन्म गुप्त काल में हुआ था। जब किसी भी एक चीज को 10 भाग में हम बांट के करते हैं तो उसे दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो ये दशमलव प्रणाली गुप्त काल में शुरू हो गया था। नेक्स्ट है चरक कौन थे? तो चरक थे आयुर्वेद के जनक। इनका पुस्तक भी है चरक संहिता, जिसमें बहुत सारे आयुर्वेद तरीके से इलाज बताए जाते हैं। तो चरक संहिता आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग, सिल्क रूट जो अभी आप सुन रहे हैं, चाइना फिर से शुरू करना चाहता है। तो ये सबसे पहले जो है वो कनिष्क ने शुरू करवाया था, सबसे पहले कनिष्क ने। उसके बाद अंग्रेजों ने भी इसका यूज किया था और फिर बाद में अभी वर्तमान में चाइना इसे फिर से बनाने पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक थे वासुदेव। नेक्स्ट है गुप्त वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण में मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इन्हें कहा था बिसेंट ऑथर स्मिथ ने। बिसेंट ऑथर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। कल के क्वेश्चन में नागार्जुन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो वही ये नागार्जुन है जिन्हें आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का मिल्टन किन्हें कहा जाता है? तो मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। मिल्टन कहा जाता है अश्वघोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और समय था 5वीं शताब्दी, यानी कि 401 से 499 के बीच ये समय चल रहा था और उस समय शासनकाल था चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है शक संवत प्रारंभ हुआ कब से? तो ये 58 ईसा पूर्व ही शुरू हो गया था। 58 ईसा पूर्व शक संवत शुरू हो गया था। सॉरी, विक्रम संवत की बात हम कर रहे हैं। विक्रम संवत शुरू हो गया था 58 ईसा पूर्व। और अभी हम वर्तमान की बात करें कि अगर विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है, तो ये 2075 चल रहा है। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो ये 2075 चल रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का क्या नाम था? तो गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं चलाए जाते थे उन्हें रूपा कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में जो रजत सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के जो चलाए जाते थे उन्हें रूपा कहा जाता था और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय इनकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल जो 1770 से 1810 ईस्वी तक थे, इन्होंने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है महरैली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं गंगई कोंड किन्हें कहा जाता है? गंगई कोंड, तो ये राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गंगई कोंड राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लाइटली ना ले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आपको हिट करेंगे। पिछले बार भी मैं ऐसा कह रहा हूं, पिछले बार भी हमने जिन जिन स्टूडेंट्स को ये बताया था उनका हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आया था, क्योंकि इन्हीं के बीच से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे। हिस्ट्री से अगर आपको क्वेश्चन बनना है तो आपको इन्हीं जो मैं 5 वीडियो अपलोड करूंगा इसी के बीच से आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे पुष्यभूति। वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे पुष्यभूति। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक थे नरवर्धन। यहाँ पे वर्धन साम्राज्य की बात हो रही है। वर्धन साम्राज्य, ये पुष्यभूति
ने किया था और पुष्यभूति एक वंश था, तो इसकी स्थापना नरवर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था कन्नौज में। इन्होंने थानेश्वर से कन्नौज अपना राजधानी स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है, भूमि देने की सामंती प्रथा को किन्होंने प्रारंभ किया था? तो ये हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था भूमि देने की सामंती प्रथा को। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप इसे ह से याद कर सकते हैं, ह से हेन स्वांग और ह से हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हेन स्वांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो सी यू की, ये चाइनीज में है सी यू की, और ये हेन स्वांग द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें इन्होंने अपना जो भारत यात्रा किया था उस पर आधारित यह पुस्तक है। नेक्स्ट है, यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता था? तो ये हेन स्वांग को ही कहा जाता था यात्रियों में राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो ये थे वान भट्ट। वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में कहां पर पराजित किया था? तो इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहां पर धार्मिक सम्मेलन करता था? तो ये प्रयाग में करता था। हर एक 5 साल के बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय भू राजस्व दर कितनी थी? तो हर्षवर्धन के समय 1/6 थी। हर्षवर्धन को आखिरी हिंदू राजा भी माना जाता है, तो इसीलिए इनसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो हर्षवर्धन के समय भू राजस्व दर थी 1/6। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कांचीपुरम तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? यानी कि वो किस काल में बनाई गई थी? तो ये हैं चोल काल की। चोल काल में इन मूर्तियों का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये राष्ट्रकूट के थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी थी वतापी। चालुक्य की राजधानी थी वतापी। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किन्होंने करवाया था? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किन्होंने करवाया था? तो ये तिलक द्वितीय ने करवाया था। तिलक द्वितीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये था राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र द थर्ड, राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किन्होंने लाया था? सैनिक शासन व्यवहार में ग्रीकों ने लाया था। ग्रीक कंट्री के लोग को ग्रीकन्स कहते हैं, तो और हिंदी में उसे ग्रीकों कहा जाता है। अंग्रेज को अंग्रेजों बोला जाता है। तो इसी तरह से ग्रीकों ने सबसे पहले सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। नेक्स्ट है, किसकी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी? किसकी सेना नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध, यानी कि नौसेना यानी कि समुद्री सेना? तो ये चोल वंश की जो सेना थी वो समुद्री सेना के लिए भी प्रसिद्ध थी। अगला है, स्थानीय स्वशासन विशेषता किसकी थी? स्थानीय स्वशासन ये भी चोल वंश की विशेषता थी। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला क्वेश्चन है, किन के समय हुनों का आक्रमण हुआ था? हुनों का आक्रमण समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। हुनों का आक्रमण समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। हुनों का प्रथम शासक है तो वो है तोरमान। हुनों के प्रथम शासक थे तोरमान। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। और सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान का नाम क्या था? तो ये थे नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ये टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, मिहिर गुल्ला किनके द्वारा पराजित हुआ था? तो मिहिर गुल्ला यशोवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। मिहिर गुल्ला यशोवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वाराह मिहिर कौन थे? वाराह मिहिर बहुत बड़े खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट, जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये खगोलविद थे। अगला है, संगम युग का महान शासक कौन था? तो संगम युग के महान शासक थे करिकाल। संगम युग के महान शासक थे करिकाल। अगला क्वेश्चन है, संगम का तात्पर्य क्या होता है? तो संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। कवियों की गोष्ठी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एवं तृतीय संगम कहां पर हुआ था? तो ये मदुरई में हुआ था, प्रथम एवं तृतीय संगम। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय संगम कहां पे हुआ था? तो द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। नेक्स्ट है,
प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अगस्त्य ऋषि। प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट है, जजिया कर का प्रचलन किन्होंने शुरू किया था? तो जजिया कर का प्रचलन शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला है, अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो अरबों ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो यह भी मोहम्मद बिन कासिम ही था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो ये मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इन्होंने 1001 ईस्वी में किया था। 1001 ईस्वी में, यानी कि आज से करीब 1000 साल पहले। अगला क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किन्हें हराया था? 1192 ईस्वी की तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यानी कि पहले युद्ध में गौरी हार गया था, लेकिन दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा लूटा गया था? तो ये महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी और गौरी में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि गौरी तराइन के युद्ध से और पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, लेकिन गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था और इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? तो ये दौलताबाद ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अभी आप देख रहे होंगे कि सैफ अली खान और करीना कपूर के जो बेटे हुए हैं उनका नाम भी तैमूर ही रखा गया है। तो जब इनका नाम तैमूर रखा गया था तो बहुत से लोगों ने इस पर ऐतराज भी जताया था कि जो आक्रमणकारी जिसने भारत पर कभी आक्रमण किया था तो उसका नाम तैमूर उसके नाम पे क्यों रखा गया है? तो फिर भी उनके यहाँ रखा जाता है, उन्होंने रखा, तो ये कोई अलग बात है। लेकिन तैमूर लंग आपको याद रखना है। अगर आपको पता होगा कि इस तरह का एक उनके तैमूर नाम रखने पे विवाद हुआ था तो आप उसको तैमूर लंग, इनके कारण ही हुआ था। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो जौनपुर नगर के संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर के संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित चार मीनार किन्होंने बनवाया था? तो यह बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। यह 1591 ईस्वी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? ये द्रविड़ शैली की मंदिर है, तो ये किसने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर? तो ये बनवाया था चोल शासक राज प्रथम ने। राजा प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। दोस्तों, मैं जितनी से जितनी जल्दी कोशिश हो सके ये पांचों पार्ट आपको अपलोड कर दूंगा। आप इन पांचों पार्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसएससी जीडी का करवाऊंगा तो उसमें उन सब क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर लूंगा, ताकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं एसएससी में एग्जाम, तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध किन दो राज्यों के बीच लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य। वैसे एसएससी जीडी ये कुछ सालों के क्वेश्चन हमने अपलोड करे हुए हैं, लेकिन बीच में उन्हें रोक दिया गया था, हमने रोक दिया था। लेकिन अब फिर से स्टार्ट करेंगे जब आपके सामने कुछ पहले से रहेगा पढ़ने के लिए, तब जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पढ़ने में कुछ अच्छा भी लगेगा, कुछ मजा भी आएगा। तो इसीलिए फिलहाल विजयनगर हम पहले इसे देख लेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके अलावा जो आपको पॉलिटी मिलेगा ये सब हम देख लेंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट है, मीराबाई किसके समकालीन थी? तो ये तुलसीदास की समकालीन थी। आपको ध्यान देना है, मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। यहां से आपको एक राजा किसके समकालीन था इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि मीराबाई किस राजा के समकालीन थी, ये कभी नहीं पूछा जाता है। जो जिस फॉर्म में होता है, जैसे कि अगर मीराबाई एक प्रकार की संत थी तो इन्हें किसी संत जैसे कि तुलसीदास के समकालीन थे, तो यहाँ पे पूछा गया। उस तरह से आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि विजयनगर के जो कृष्णदेव राय थे वो किसके समकालीन थे, तो उससे समकालीन आपको
कोई दूसरा नहीं करना है कि कोई हमें कोई कवि या फिर कोई संत से नहीं कंपेयर करना है, वहां पे आपको कंपेयर करना होता है एक दूसरे किसी राजा से, जैसे कि वो बाबर के समकालीन थे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि समकालीन भी जब पूछा जाता है तो उसी समय के कोई प्रसिद्ध जो उसी विद्या में माहिर हो। तो अगर कोई राजा है तो कोई प्रसिद्ध राजा से ही उसकी तुलना होगी, और कोई अगर संत है तो उसकी संत से ही तुलना होगी। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो ये 1499 ईस्वी में जन्म हुआ था। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी और इनका जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मेवाड़ के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मेवाड़ के कुदकी नामक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया था? तो दोहरी शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था। दोहरी शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे हारना पड़ा था? यानी कि क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था जिसमें उनकी हार हो गई थी? तो ह्यूरोज। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई किससे हार गई थी? तो ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को हराया था और उन्हीं से उनका अंतिम युद्ध था। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने करी थी। अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कोलकाता में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता में। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ पे शुरुआत करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार रखा गया था नाम, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाए थे। पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? तो इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किया था इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में बनवाया गया था? तो ये बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये बख्तियार काकी के स्मृति में है। आप इसे ऐसा ना समझें कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो वो खुद के प्रतिष्ठा के लिए बनवाया था, वो बख्तियार काकी के स्मृति में इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बख्श किसे कहते हैं? लाख बख्श तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये चोगन खेलते समय घोड़े से गिर के हुई थी। चोगन जिसे वर्तमान समय में हम पोलो कहते हैं, तो पोलो खेलते समय ही घोड़े से गिर के उसकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों ये थे पूरे 129 क्वेश्चन ही इसमें आए हैं। 131 से पूरे 130 क्वेश्चन इसमें आए हैं। यहाँ पे ये 261वां नंबर क्वेश्चन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 260 ही है। हो सकता है कि कल के क्वेश्चन में भी या फिर नेक्स्ट पार्ट में भी आपको 261 से ही शुरू मिले, लेकिन एक आप उसे प्लस करके देखेंगे। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन सभी को जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उनकी कुछ हेल्प हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने जो भी वीडियो बनाया है वो सही है और वो आपके काम आ रहा है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।